आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ख़त्म भी करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो आपको सारा फार्मूला, सारा कॉन्सेप्ट, सारा जो ग्राफिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जितने भी कॉन्सेप्ट वाली सारी चीज़ें हैं नीट के लिए, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा वन वीडियो में। आपको उसके लिए कोई अलग से बुक नहीं पढ़नी है, आपको इसके लिए अलग से कोई हेल्प नहीं चाहिए होगी। आपको ये हेल्प करेगा कि नीट में जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या कैपेसिटर्स में, वो पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वॉच करो और फॉरवर्ड भी करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है बच्चों, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और एनर्जी मिले और मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें ला पाऊँ। ठीक है बच्चों, प्लीज हैव ए लुक। एक बात और, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, सो थैंक यू ऑल गाइज, लव यू बच्चा लोग। सी दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर नीट वी आर डूइंग। सो फॉर्मूला नंबर 1, मैं सारे फॉर्मूले आपको दूंगा लिस्टिंग, ताकि आप क्वेश्चन करने बैठो तो आपके पास फॉर्मूले की लिस्टिंग तैयार रहे पहले से ही। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, हमारे पास एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज कोई भी अगर रिंग हो, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोला जाएगा तो हमेशा जीरो होगा और हमेशा जीरो ही रहेगा, क्योंकि सिमेट्री के कारण ये कैंसिल होते चले जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास, ये चार्ज रिंग है, इसके एक्सिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आप ये दोनों फॉर्मूला याद कर सकते हो, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स जो यहाँ पे है वो सेंटर से लेकर पॉइंट तक की डिस्टेंस है, इसको लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हैं। लैम्डा होता है बच्चों चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। लेंथ क्या होगा सर्कल का? 2 पाई आर, सो चार्ज अपॉन लेंथ इज लैम्डा ओनली। और क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, कोई पॉजिटिवली चार्ज आर्क है, ये जो आर्क है अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चों, ये चार्ज आर्क है, ये आर्क सबटेंड कर रहा है एंगल अल्फा एट द सेंटर, इस आर्क की रेडियस है आर, और इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है हमारे पास। तो लेंथ क्या होगा किसी भी आर्क का? आर अल्फा। तो ये लैम्डा आपको याद रखना, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन रेडियस साइन अल्फा बाई 2। इसकी डेरिवेशन करने के बच्चों आपको कोई भी जरूरत नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है। दूसरा है सेमी सर्कल रिंग। सेमी सर्कल हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज है, प्लस 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 प्लस, इसमें रेडियस आर है और इसका भी लैम्डा है क्यू बाई पाई आर, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर निकाल सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन आर। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरी बात है कि अगर कोई हमारे पास चार्ज हाफ रिंग है, सेमी सर्कल रिंग है, तो इसमें आधा पॉजिटिव चार्ज है, आधा नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे लिख सकते हैं q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग नोट्स बनाओ, लिख लो इसको वीडियो को पॉज करके, ताकि इसको याद करने की कोशिश कर लो। जब क्वेश्चन करने बैठो आपके पास सब कुछ होना चाहिए, है ना, सारे टिपिकल फॉर्मूलेज होने चाहिए। ये फॉर्मूले आपको सब जगह नहीं मिलने वाले हैं, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। फिर आगे मैं कुछ चीज और बताऊंगा आपको। हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ते हैं तो हमारे को मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला स्कूल में किया हुआ है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ ds वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है कि ये हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम जब भी बात करते हैं क्लोज सरफेस की बात करते हैं, और जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो अगर सरफेस क्लोज गिवन नहीं भी है तो हम लोग उसको खुद से क्लोज कर देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक बेसिक फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं गॉस थ्योरम। गॉस ने ये फॉर्मूला दिया था, सो दिस इज योर गॉसेस थ्योरम। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई क्लोज बॉडी हमारे पास है लेकिन वो चार्ज इनक्लोज नहीं करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे पास कर रहा होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे चार्ज इनक्लोज कुछ भी नहीं है, तो उस केस में फ्लक्स विल बी जीरो, क्योंकि क्यू तो यहाँ जीरो है। सो दिस इंटायर थिंग इज नथिंग बट फ्लक्स। सिमिलरली हमारे पास एक छोटा सा सिलेंडर है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, लेकिन इसमें कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, दैट मीन्स फ्लक्स थ्रू दिस विल बी जीरो।
यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है टुवर्ड्स राइट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमारे को बोला जाएगा फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। अब देखो बच्चों, इस सिलेंडर को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये वाला एरिया जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है, और एक दूसरा सर्कुलर एरिया जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, तीसरा ये बीच वाला एरिया है जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। हम लोगों को हमेशा यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा, देखो बच्चों एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आप ये दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज टेकन आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। तो मेरे पास ये सरफेस है और आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर इधर आएगा, इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल इधर आएगा, इस सरफेस का कर्व सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल इधर जाएगा, या फिर नहीं तो इधर आएगा, डीएस वेक्टर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो टुवर्ड्स राइट है, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दिस इज योर 180 डिग्री, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दिस इज इसमें एंगल कितना लेंगे हम लोग, 0 डिग्री। यहां बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टेकिंग टुवर्ड्स राइट इन दिस केस। सो यहां पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, थीटा इज 90 डिग्री। तो अगर हम लोग लगाते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉस थीटा, मैं यहां लिख सकता हूं ई इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। इस केस में 180 डिग्री है तो फ्लक्स में क्या लिखूंगा, कॉस 180 -1 होता है, सो माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया 1, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2 में ले रहा हूं, कर्व सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा वो दैट इज ई ए इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस 90 0 होता है, सो दिस विल बी 0, और यहां का थीटा 0 है, सो फ्लक्स 3 ई ए कॉस ऑफ 0 दैट इज 1। तो अगर मैं तीनों फ्लक्स को ऐड करूं, सॉरी दिस इज योर ई ए, कॉस 0 की वैल्यू 1, वैसे ई इंटू एरिया होगा दैट इज ई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये पूरा फ्लक्स मुझे मिल जाएगा 0 व्हेन यू ऐड दिस 3 फ्लक्स, 3 सरफेस वाला फ्लक्स। और सबसे बड़ी बात बच्चों, बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि फ्लक्स का सरफेस से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमारे को तो देखो यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट चाहिए फ्लक्स फाइंड करने के लिए। अगर सरफेस कुछ इस तरीके का इरेगुलर शेप है लेकिन चार्ज Q इनक्लोज करता है तो फ्लक्स क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन होगा। ये कोई स्फेरिकल शेप है, ये भी चार्ज Q इनक्लोज करेगा तो फ्लक्स क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन होगा। ये कोई सिलेंडर है, इसके अंदर एक चार्ज है तो इसके पास भी फ्लक्स सेम होगा। ये कोई क्यूब है, इसके पास भी फ्लक्स सेम होगा। दिस क्यूब इज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, बिल्कुल क्यूब है ये, या आप अपने रूम को क्यूब एज्यूम कर लो, यहाँ सेंटर पे चार्ज है क्यूब, तो पूरे रूम में यानी कि 6 फेसेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यूब बाय एप्सिलॉन होगा। एक फेस के लिए बोला जाएगा तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 6 करेंगे, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, और भी फॉर्मूले हैं इसमें, मैं सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूं। इनफाइनाइट शीट हम लोगों ने डिराइव किया है ना फॉर्मूला, कोई अगर हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है ऐसा, सिग्मा है, तो इसको दोनों ओर फ्लक्स होते हैं। शीट को आप एज्यूम कर लो ना, आपके जिस कॉपी में आप लिख रहे हो उसका एक पेज एक शीट हो गया और वो पूरा चार्ज है बोथ साइड्स, तो फ्लक्स दोनों तरफ बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यहां पे एरिया ले लो, यहां पे एरिया ले लो, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर Q बाय एप्सिलॉन, सो Q बाय 2a एप्सिलॉन, Q बाय a सिग्मा होता है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे फ्लक्स की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, और भी मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं, पहले इसको आप नोट करो।
ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं फ्लक्स के लिए जो आपको स्ट्रेट अवे याद होना चाहिए। स्ट्रेट अवे ये एप्लीकेबल है, सीधा आपको टिक मारना है, टाइम को आपको बचाना है एग्जाम में। और बहुत सारे क्वेश्चंस एक्यूरेसी भी बढ़ानी है और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड वो भी आपको अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको नीट में सफलता प्राप्त होगी बच्चों। इसीलिए आपको टाइम को बचाने के लिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रैंक लाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ केसेस को हमेशा दिमाग में फिट करना होगा, याद करना होगा, ताकि स्ट्रेट अवे हम आंसर लिखें। इस तरह की चीज जहां भी आएंगी, ये आधा कटा हुआ है स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स इनक्लोज ऑलवेज जीरो। ये हमारे पास एक सर्कल है, या यूं कह लो सर्कल तो नहीं है, हमने इसी चीज को ऐसे घुमा के रख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे, रोटेट करके यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ भी फ्लक्स टोटल जीरो होगा। और अभी क्या है कि हमने एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और उसको हमने एक हेमीस्फीयर बर्तन से ढक दिया हो, ऐसा एज्यूम कर लो, हेमीस्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उससे हमने चार्ज को ढक दिया, तो हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब बोलोगे सर ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, सॉरी क्यू बाय 2 एप्सिलॉन कैसे आया। देखो हमारे पास एक चार्ज है ऐसा, और हमने इसको हेमीस्फीयर से ढक दिया, दिस इज योर चार्ज क्यू। आप क्या करोगे, इसी फिगर को रिपीट कर लो, ये अब कंप्लीट स्फीयर बन गया, मतलब डायग्राम में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कंप्लीट स्फीयर मैंने बना दिया, इसी फिगर को मैंने यहां रिपीट कर लिया। तो नाउ दिस चार्ज इज टोटली इनक्लोज्ड। हाँ मौसम, हाँ भेजो, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसी सरफेस को रिपीट कर दिया, क्योंकि टोटल चार्ज मुझे इनक्लोज चाहिए, मतलब किसी क्लोज सरफेस के अंदर होनी चाहिए वो चार्ज। तो फ्लक्स हम लोग लिखते हैं चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन आधे में अगर आपको फ्लक्स निकालनी होगी तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तभी ये फॉर्मूला आया है मेरे पास। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक क्यूब है। अब क्यूब में क्या होता है कि 6 बाउंड्रीज होते हैं, या यूं कहें 6 फेसेस होते हैं। हमने किसी एक फेस पे चार्ज को रख दिया सिमेट्रिकली, ये पॉइंट चार्ज हमने फेस पे रख दिया है, बिल्कुल बीचों बीच है, सिमेट्रिकल है। तो जो फ्लक्स होगा इस क्यूब के लिए वो क्या होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां भी वही फंडा लगाना है, मेरे को ऐसा ही क्यूब एक इसके साथ में रख देना है, ठीक है। यहां पे हमारे पास चार्ज क्यूब के लिए एक क्यूब है, लेकिन ये आधा अंदर है आधा बाहर है, ठीक है, ये वाला चार्ज जो एक फेस पे रखा हुआ है। तो फ्लक्स जो होगा वो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर चार्ज हमने कॉर्नर में रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे कोई पॉइंट है, तो ये यहां जो फ्लक्स होगा इस क्यूब के लिए वो क्या होगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर किसी एज पे रखा हुआ है सिमेट्रिकली, एज पे रखने से क्या होगा, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन होगा, ठीक है बच्चों। इसको आप फॉर्मूले याद कर सकते हो स्ट्रेट अवे, ये काफी इजी है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा, सॉलिड स्टेट में कॉन्ट्रीब्यूशंस बताइए, नंबर ऑफ एटम बताइए, तो वहां से भी आपको आइडिया लग गया होगा इसको देख करके, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन करो, आगे मैं और फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, बने रहना वीडियो में, जाना नहीं है, पूरा का पूरा देखना है। अब बच्चों थोड़ा देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले क्या क्या हमारे पास हैं अलग अलग फिगर्स के लिए। हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसके सेंटर से डिस्टेंस x पे यहाँ पे फाइंड करनी है टोटल पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा V का वो हो जाएगा k क्यू अपॉन ये टोटल डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये रिंग का एक्सिस है। दूसरा है कंडक्टिंग शेल। हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड कंडक्टिंग शेल है, और कंडक्टिंग शेल का मतलब सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे है, अंदर में नहीं है। कंडक्टिंग का मतलब यही होता है। तो इसके सरफेस पे जो होगा पोटेंशियल वो क्या होगा, के क्यू बाय आर होगा। और कोई भी कंडक्टिंग शेल हो, हमारे को पता है अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा,
जीरो होगा। और वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ये हम लोग ने डिराइव भी किया हुआ है पहले, आप पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अगर जीरो हो जाए, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि रेट ऑफ चेंज पोटेंशियल का जीरो, यानी कि पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। दैट मींस पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। सो वी कैन राइट जो सरफेस पे होगा KQ बाई R, वही पोटेंशियल अंदर भी होगा KQ बाई R। किसी भी पॉइंट पे ले लिया अंदर में, सेंटर पे या सेंटर से या बाउंड्री के बीच में कहीं पे भी पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट KQ बाई R ओनली। ठीक है बच्चों। दूसरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये सॉलिड है, अंदर भी इसके जो है वो पूरा का पूरा मास ऑक्युपाइड है, पूरा का पूरा चार्ज ऑक्युपाइड है, अंदर बाहर सब जगह। उस केस में पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, यह फॉर्मूला आपको याद कर लो। अगर सेंटर की बात होगी तो स्मॉल r को जीरो ले लेंगे आप लोग, राइट। स्मॉल r इज द डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सरफेस पे जाएंगे तो स्मॉल r को लिख लेंगे कैपिटल R, और सेंटर पे जाएंगे तो स्मॉल r विल बी जीरो। तो हमारे को यह पोटेंशियल मिल जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है, इस आर्क के लिए भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल यहाँ पे। उसके लिए ये फॉर्मूला है, लैम्डा हमारे को पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी है। सिमिलरली ये जो रिंग है, हाफ रिंग सेमी सर्कल रिंग, इसके कारण जो सेंटर पे पोटेंशियल है वो है KQ बाई A, और ये रिंग अब एक हाफ पॉजिटिवली चार्ज है, हाफ निगेटिवली चार्ज है। सो टोटल पोटेंशियल एट सेंटर विल बी जीरो है। ये जो V जीरो है तो हम सेंटर की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ सेंटर होगा ना इसका कहीं पे, यहाँ पर O पॉइंट। सो पोटेंशियल इज जीरो इन दिस केस। ठीक है बच्चों, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही टाइम सेव हो रहा है इस तरह के चीजों को करने में। आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है, बार बार देखना है और नोट्स कर लेना है। नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। आप बने रहो बच्चों, अभी वीडियो छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा वॉच करना है, आगे बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली है। बच्चों हमें आगे करना है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नाम से ही लग रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब ये हुआ एक ऐसा कोई सरफेस होगा जहां पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होगा, इक्वल होगा, उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सपोज आई हैव एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सपोज दिस वन। यहां पर पोटेंशियल V है, V1 है, यहां भी V1 है, यहां भी V1 है, हर एक पॉइंट पे यहां पोटेंशियल V1 है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमको पता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मूव करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा V इंटू क्यू। अगर एक चार्ज पार्टिकल है Q, यहां से मूव करके सपोज यहां गया, मीन्स ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस if a charged particle is moving then work done will be zero, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल तो जीरो होगा, डेल्टा V will be zero always, so we can say work done is zero on any equipotential surface। और हमारे को ड्रॉ करने को बोला जाता है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एनी पॉइंट चार्ज Q। ये पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्टेंस R पे मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल क्या होगा KQ बाई R, यहां पोटेंशियल क्या होगा V इज इक्वल टू KQ बाई R। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल विल बी सेम KQ बाई R। इस R को मैं बड़ा कर दूं तो आई कैन ड्रॉ अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस, और बाहर चले जाऊं तो वी कैन हैव अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस, अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। We can draw infinite equipotential surface for a positive point charge or a negative charge। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाएंगे हम लोग, ऑफ कोर्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाना पड़ेगा। दिस वन, हमें ये मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कट एट 90 डिग्री टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज
90 डिग्री टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर यहाँ माइनस क्यू होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो ठीक इसकी तरफ होता, इसका उल्टा। तो इसके लिए भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज यू हैव एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज लाइक दिस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप इसमें कुछ नोट्स के तौर पे कुछ पॉइंट आपको याद रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो, वर्क डन इज इक्वल टू 0 ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज मीट एट 90 डिग्री। तीसरा में आ सकता है, we can draw infinite equipotential surface for any point charge whether it is plus q or minus q। ठीक है बच्चों। चौथे में लिख सकते हैं, two equipotential surfaces cannot intersect, right? क्योंकि जब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इंटरसेक्ट करेगा। तो बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स नेवर पॉसिबल, ये हमने पढ़ा है पहले भी। ठीक है, तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। मेक ए नोट बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन रिलेटेड है ऑसिलेशन से। तो ऑसिलेशन की कुछ चीजें हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए। जैसे फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स। ये जनरल इक्वेशन ऑफ एक्शन हम लोगों ने देखा हुआ है फोर्स के लिए। और अगर एक्सेलरेशन मुझे चाहिए तो ये होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, दिस टू इक्वेशंस अगर हमारे पास हैं, आ गए हैं, तो समझ लेना कि ऑसिलेशन की एक कंडीशन है। अब यहां देखते हैं, टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड टू अ डिस्टेंस अपार्ट एंड द थर्ड चार्ज क्यू ऑफ मास m is placed at the midpoint of the line joining. If q is slightly displaced and then released, q को डिस्प्लेस किया गया फिर छोड़ दिया गया, फाइंड दिस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि इधर उधर ऑसिलेट करेगा एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड। तो बच्चों क्या करें, एक तो आप ले लो प्लस क्यू और ऐसा दूसरा प्लस क्यू और इसको मिड पॉइंट पे डाल दो ऐसे। द एंटायर डिस्टेंस इज 2a। इसको डिस्प्लेस करेंगे इधर मान लो x अमाउंट से, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस एक्स, क्योंकि पहले तो मिड पॉइंट था। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्स है इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला फोर्स है इसको इधर रिपेल करेगा। तो हम लोग एफ नेट निकाल लेते हैं। सो एफ नेट के क्यू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां इसको सॉल्व कर लेंगे तो मुझे के क्यू क्यू तो कॉमन ही रखना पड़ेगा, a प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर, नीचे मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, k क्यू क्यू 2ax 2x 4ax मिल जाएगा मुझे। ये मिल गया। ठीक, हालांकि मैं इस टर्म को इधर लेता, इस टर्म को इधर लेता तो मुझे माइनस यहाँ मिल सकता था जो मुझे चाहिए। तो मैं इसको माइनस के टर्म में भी लिख सकता हूं, माइनस के क्यू क्यू ए 4x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि मुझे तो ये वाला टर्म चाहिए, उसके बाद एक्सेलरेशन वाला टर्म भी चाहिए मुझे। तो एफ को मैं एम ए लिख सकता हूं, एम इंटू ए इज एक्सेलरेशन, कैपिटल ए लिख लेता हूं एक्सेलरेशन।
सो एक्चुअली इसमें मुझे मिल जाएगा माइनस के क्यू ए 4 अपॉन एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि जो ए है एक्स है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब हमारे पास x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो यहां से डिनोमिनेटर से a को हम जीरो ले सकते हैं, नेग्लेक्ट हो सकता है वो, सॉरी a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो यहां पे क्या होगा डिनोमिनेटर में x विल बी नेग्लेक्टेड, तो मुझे मिल जाएगा माइनस क्यू ए 4 अपॉन एम ए 4 इंटू एक्स। ठीक है, तो एक्चुअली में मैं क्या ले लूंगा, ये पूरा अगर मैं इसे कंपेयर करूं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से मैं कंपेयर करूं तो ये पूरा मेरे लिए ओमेगा स्क्वायर हो गया, के क्यू ए 4, या फिर आप इस a को हटा दो, नीचे a क्यूब मिल जाएगा एम ए क्यूब। अब यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट आ गया, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड मुझे मिल गया अंडर रूट एम ए क्यूब अपॉन के क्यू 4 इज द टाइम पीरियड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये के मुझे पता है क्या है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये होता है कि, तो इस तरह के क्वेश्चन नीट के लिए आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो हमारे को समझना है कि इसमें करना क्या है, और ये एग्जाम में बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा हमें, इसलिए आपको और प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए आप बने रहिए। ऐसा मैं क्वेश्चन एक और मैं देने वाला हूं टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, उसमें केस थोड़ा सा अलग है, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, ये भी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है टू चार्जेस क्यू आर सेपरेटेड बाय 2a, a third charge minus q is placed at the midpoint, it is slightly displaced, लिखना भूल गया मैं, slightly displaced perpendicular to the line joining the charges, find its time period। हमारे पास q है और इधर q है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है, मिड पॉइंट पे एक माइनस क्यू चार्ज को रखा गया है, ये माइनस क्यू है, और इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, लेट वाई अमाउंट से सपोज हमने डिस्प्लेस कर दिया होगा, तो यहां पे आ गया, तो हमें फाइंड करनी है। अब होता क्या है कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो नेट फोर्स से नीचे लगेगा, नीचे आएगा, जब बीच में आ जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा, राइट, लेकिन यहां रुकेगा नहीं, मोमेंटम गेन करने के कारण ये थोड़ा आगे तक चला जाएगा, फिर ये फोर्स लगाएगा इधर और ये इधर, और दिस चार्ज माइनस क्यू विल कीप ऑसिलेटिंग, सो दिस इज द फोर्स एफ, दिस इज द फोर्स एफ, ये अगर थीटा मान ले, ये भी थीटा होगा ना, मतलब ऐसा कुछ है, दिस इज अ माइनस क्यू, दिस इज एफ एंड दिस इज एफ, वर्टिकल से अगर हम स्मॉल एंगल थीटा ले लें तो एक फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, इधर बनेगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, और नीचे बन जाएगा 2f cos थीटा, ठीक है, ये बनेगा 2f cos थीटा। तो ये जो 2f cos थीटा है वो इसको मीन पोजीशन की तरफ ले आएगा, सो मैं कह सकता हूं एफ नेट इज इक्वल टू माइनस 2f cos थीटा, ठीक है, और जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तो y है, ये a है, ये अंडर रूट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये फोर्स हो गया इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास ये तो थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो मैं लिख सकता हूं माइनस 2 के क्यू अपॉन कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस वन, ठीक है बच्चों।
दैट मीन्स एफ नेट जो आएगा, अब यहाँ पे क्या है कि y इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू a, y यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू एज कंपेयर टू a, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर y और y नेग्लेक्ट होकर 0 हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा, ये a क्यूब हो जाएगा, सो माइनस 2k क्यूब y अपॉन a क्यूब। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ f की जगह m इंटू ए, तो माइनस 2k क्यूब अपॉन a क्यूब। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, राइट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ऑल्सो वी नो दैट a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर y होता है, तो यहां से कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर निकाल लेंगे, 2k क्यूब अपॉन m a क्यूब, और वी कैन से ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट और वी कैन से 2 पाई बाई टाइम पीरियड, यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा, दिस वन। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो, और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनिश हो जाए। मेक ए नोट बच्चा। बच्चे क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस एज शोन। ये ओरिजिन है और ये चार्ज का अरेंजमेंट है जो इनफाइनाइट तक गया हुआ है। ये मार्क दिया हुआ है, 1 मार्क पे चार्ज किया हुआ है, मार्क 2 पे, नंबर 2 पे चार्ज किया हुआ है, नंबर 4 पे है, नंबर 8 पे है, एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रिक सब सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इधर ही होंगे, और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक ही डायरेक्शन में हो, मीन्स कोई भी वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो दे हैव टू बी एडेड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 के क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो ई नेट जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो E1 क्या है मेरे पास, के क्यू बाई 1 के क्यू बाई 4 प्लस के क्यू बाई 16, इनफाइनाइट तक चलेगा। तो हमें इस सीक्वेंस को पहचानना है, ये सीक्वेंस कौन सा बन रहा है, एपी है कि जीपी है कि क्या है, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16 इंफिनिटी तक। तो हमें यहां पर कॉमन रेशियो इक्वल मिल गया, 1 बाई 4 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो मिलेगा मुझे 1 बाई 4, 1 बाई 16 डिवाइड बाई 1 बाई 4 करेंगे तो मिलेगा 1 बाई 4। जब कॉमन रेशियो सेम होता है तो हम लोग बोलते हैं जीपी। जीपी आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, नहीं भी पढ़ा है आपके पास बाय मैथ्स नहीं है, फिर भी आपको जीपी का, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होना चाहिए मालूम, दैट इज फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो, दिस वन। सो वी कैन राइट के क्यू ए अपॉन 1 माइनस आर, ये हो गया 4 के क्यू अपॉन 3। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। यहां पर बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू गिवन ए वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आई कैप है, मींस एक्स एक्सिस की ओर है। What is the flux through the square of side 10 cm each if the normal to its plane makes 60 degree with the x-axis? Normal to the plane, आपको एंगल पे ध्यान देना है बच्चों। मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा प्लेन है, ऐसा कोई प्लेन है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एक्स एक्सिस की तरफ,
नॉर्मल टू द प्लेन, ये नॉर्मल टू द प्लेन है, दैट इज, देखो बच्चे एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन ही होता है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बार बार। ये हमारे पास ये है, और एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री बनाएगा। तो हम लोग ये काम करते हैं, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सिस को ध्यान में रख के। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और हमारे पास मान लेते हैं कि जो स्क्वायर है वो कुछ ऐसा है, रेक्टेंगल है वो कुछ ऐसा है, और ये इसका नॉर्मल है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गिवन है, तो ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री है ये, ठीक है। नॉर्मल टू द फील्ड मेक 60 डिग्री एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें तो फॉर्मूला लगाना है फ्लक्स वाला, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, डॉट हटाएंगे तो मेरे को मिलेगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा तो वही एंगल लेते हैं, थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के बीच में। सो दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर 3, और जो एरिया होगा 0.1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि वो स्क्वायर है, सॉरी ये रेक्टेंगल ये बच्चों स्क्वायर है, इंटू कॉस 60। तो ये जो फ्लक्स आएगा cos 60 हाफ हो गया, 3/2 10 to the power 3 10 to the power -2, so this is 30/2, यानी कि 15 यूनिट होगा हमारा फ्लक्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन इस बार पूरा का पूरा वेक्टर है। रेक्टेंगुलर एरिया हमारे पास है जो कह रहा है पैरेलल टू YZ प्लेन है, ये y मान लो, ये z मान लो, ये x मान लो, और YZ प्लेन, यहां पर कोई एरिया वेक्टर है हमारे पास, मतलब कोई एरिया यहां लाई कर रहा है YZ प्लेन में। तो एरिया वेक्टर जो मैं नॉर्मल लूंगा ना वो इधर आएगा, यानी कि इधर तो x एक्सिस है, मान लो ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो x एक्सिस हुआ आपकी तरफ, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो x वाला वेक्टर आएगा, यानी कि i कैप आएगा। तो मैं लिख सकता हूं एरिया वेक्टर इज 0.2 i कैप, ये। तो फ्लक्स का फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, और ई मेरे पास है 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप डॉट 0.2 आई कैप, ये है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ i से i वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि i से j को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। सो आई कैन राइट 3/5 ई नॉट इंटू 0.2, और ई नॉट की वैल्यू मेरे को गिवन है, मैं यहाँ डाल दूंगा, तो टोटल फ्लक्स मुझे मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर का मतलब इनफाइनाइट होता है, तो वायर इनफाइनाइट है और वो चार्ज वायर है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, ये हम लोग कर चुके हैं फॉर्मूले में। आपको उससे क्वेश्चन डील करना है इस तरीके का, टू पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स, λ1 greater than λ2, मतलब इसका चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट x is equal to -a, x is equal to a as shown। ये डायग्राम गिवन है बच्चों। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हमारे को x कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो इन मान लेते हैं यहां कहीं पे एक पॉइंट P ले लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 होगा। तो इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पता कर लेते हैं, क्या होगा, E1 लैम्डा अपॉन 2πr। यही डिस्टेंस, हम यही फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, बेसिक फॉर्मूला है काफी। और E2 जो फाइंड करेंगे, λ2 2πr2 into ε0।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं जीरो होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पॉइंट पे लिया हुआ जीरो होनी चाहिए। वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए इन दोनों का ना इक्वल होना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो। तो मुझे लिखना पड़ेगा लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई r1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई r2 इंटू एप्सिलॉन। तो पॉइंट एक्चुअली यहीं पे पॉसिबल है, यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं, यही कहीं पे पॉसिबल है। तो ये डिस्टेंस यहां से हो गया कितना, हमने लिया हुआ डिस्टेंस x, ये टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने यहां से ले लेते हैं x, ये पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट है, सॉरी ये यहां नहीं होगा x, 0, यहां होगा x, 0। तो इस y का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा a प्लस x, ठीक है। सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस a, लैम्डा 2 ये पूरा a है, a में से माइनस x करेंगे, ये हो गया a माइनस x। यहां से मुझे फाइंड करनी पड़ेगी x की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा 1a माइनस लैम्डा 1x इज इक्वल टू लैम्डा 2x प्लस लैम्डा 2a। x वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, इस वाले को इधर ले आते हैं, सो a इज कॉमन, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, दिस इज x। सो इस पॉइंट पे ये पॉइंट पॉजिटिव आएगा क्योंकि लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, तो पूरा पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा ओरिजिन के थोड़ा सा राइट में, ओरिजिन के पहले लाई नहीं करेगा बच्चों। ये हो गया हमारा आंसर, प्लीज मेक ए नोट। हेलो बच्चों, आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं किसी भी दो कॉन्सेंट्रिक शेल के, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, अ टोटल चार्ज Q इज गिवन टू टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स सो दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल। तो इसका डायग्राम भी गिवन है, इनर रेडियस है a और इसके बाद जो आउटर शेल है उसकी जो रेडियस है वो b है। ये डायग्राम हमारे को गिवन है और बोला गया टोटल चार्ज, दोनों का जो कंबाइंड चार्ज दिया गया है वो कैपिटल Q है। तो इसके पास मान लेते हैं Q1 है, इसके पास मान लेते हैं Q2 है, सो वी कैन राइट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q। अब ये बोला गया है कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सिग्मा ऐसे ले सकते हैं, तो क्या लिखें, सिग्मा इंटू 4 पाई a स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई b स्क्वायर इज इक्वल टू Q। तो यहां से हम लोग सिग्मा निकाल सकते हैं, Q हो जाएगा इधर, और दिस इज योर 4 पाई a स्क्वायर प्लस 4 पाई b स्क्वायर, दिस इज द सिग्मा। अब हम लोग यहाँ पर टोटल पोटेंशियल V टोटल V1 प्लस V2 लिख सकते हैं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस, रेडियस यही तो फॉर्मूला होता है ना, तो रेडियस 1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस 2, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, रेडियस 1 हमारे को पता है a है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन रेडियस हमारे को पता है b है, सिग्मा हमने निकाल रखा हुआ है, ये यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, तो सिग्मा आप कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a प्लस b, तो Q अपॉन 4 पाई कॉमन आ गया, दिस वन, ठीक है बच्चों, आसान है, एप्सिलॉन भी है यहाँ पे, बस आपको थोड़ा बेसिक्स पे फोकस करना है कि पोटेंशियल स्केलर है तो ऑलवेज ऐड होगा सेंटर पे, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाय बच्चों, वी हैव 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल, ये 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, ए बी सी रेडियस है और सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा आर देयर, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है।
VA, VB, VC हमारे को फाइंड करने को बोला गया है। और ये दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, VA इज इक्वल टू VC हो जाए, मतलब ये A है, ये B है और ये C है, देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो इस तरह क्वेश्चन में बच्चे आपको दो फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, V सरफेस या V इनसाइड, ये होता है सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू रेडियस। तो ये पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा। और अगर आउटसाइड की बात करें, V आउट, ये होता है सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये कहीं बाहर के लिए है, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। ठीक है, एक पॉइंट है P, ये इसके लिए फॉर्मूला है, और ये क्या है? ये इसके लिए फॉर्मूला है, B इनसाइड या फिर B ऑन द सरफेस, एक ही बात है। तो आपको इस दो फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा, पूरा का पूरा शेल वाला क्वेश्चन। नीट में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस फॉर्मूले से। तो अगर मैं लिखूं पोटेंशियल एट ए के सरफेस पे जो पोटेंशियल बनेगा या सेंटर पे बनेगा वो एक ही होगा, तो जो सेंटर ए के सेंटर पे जो पोटेंशियल बनेगा वो मैं लिख सकता हूं ये वाले फॉर्मूले से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू रेडियस दैट इज ए। ठीक है, तो ये हो गया ए के कारण, खुद के कारण ए के सेंटर पे। अब बी के कारण क्या होगा सेंटर पे, वो लेना पड़ेगा माइनस ऑफ सिग्मा इंटू आर इंटू रेडियस बी, प्लस सी के कारण इसके सेंटर पे क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू रेडियस सी, दिस वन। ठीक है बच्चों, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फॉर्मूला को सिर्फ वैल्यूज डाल देना है आपको। इक्वेशन 1 अब मैं निकाल रहा हूं वी बी, यानी कि बी के सरफेस पे या फिर बी के सेंटर पे पोटेंशियल, बी के सरफेस या बी के इनसाइड, ये कह सकते हैं। तो ए के लिए तो बड़ा बाहर हो गया ना, ए के लिए बी के सरफेस को फाइंड करना मींस ए के लिए बाहर हो गया, और बाहर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू ए स्क्वायर अपॉन बी। और बी के लिए तो इनसाइड हो गया या सरफेस हो गया, तो उसके लिए सिर्फ यही फॉर्मूला आएगा, माइनस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन सी, दिस इज इक्वेशन 2। अब VC फाइंड कर रहा हूं मैं, यानी कि पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द C, बड़ा वाला। तो अब A और B दोनों के लिए बाहर हो गया, तो A और B के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन रेडियस का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस सेंटर से लेंगे तो C हो गया, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू बी स्क्वायर अपॉन C प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू रेडियस सी। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब बोला गया इफ VA इज इक्वल टू VC देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। A और C को मुझे को इक्वल करना है, A और C इक्वल कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू A माइनस सिग्मा B बाय एप्सिलॉन सिग्मा C बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू ठीक है। तो सिग्मा सी वाला टर्म तो ऐसे ही कट जाएगा, और सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ये सारे कॉमन आके कट गया, बचा क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो a माइनस बी गॉन, c मुझे मिल गया a प्लस बी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप इसको अच्छे से करो, बार बार करो और इसको सीख लो अच्छे से। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप मुझे बता सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, प्लीज मेक ए नोट। हाय बच्चों, अभी हमें करना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 3 प्लेट्स।
Figure shows three large metallic plates with charges -q, -3q and q. Find the final charges on all the surfaces. ठीक है, देखो सरफेस यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे सरफेस पे मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं कि मान लेते हैं सपोज यहाँ पे चार्ज अगर मैं ले लूं y, तो यहां मुझे इस सरफेस पे क्या लेना होगा, -q -y, क्योंकि टोटल चार्ज तो ऐड करने पे -q ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब हमें पता है कि जो इनर सरफेस है, अंदर वाले सरफेसेस हैं, इनका चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। अगर ये पॉजिटिव y है तो ये -y इंड्यूस कर देगा। ठीक है, चलो फिलहाल हम इसी पे देखते हैं सॉल्व करके। हमने पॉइंट P कंसीडर कर लिया इनसाइड द मेटल प्लेट, और हमें मालूम है कि इनसाइड द मेटल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है। तो यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज 0। ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, और ये पूरा 3q है। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा था। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, 0 होता है, और 0 होने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगा, उससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया -q -y k इंटू चार्ज। हम लोगों ने किसी भी मेटल प्लेट के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था सिग्मा अपॉन